हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर बहुत सारे पौधे, जीव जंतुओं को देखा होगा जो कि सजीव है, जैसे इंसान है, गाय है, बिल्ली है। ये सब सजीव हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हम बगैर किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख पाते। मतलब हम सिर्फ अपनी नग्न आँखों से उन्हें नहीं देख सकते। और ऐसे छोटे छोटे जीवों को जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने देखा हो, जब बारिश का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है, तो ब्रेड रोटी जो होती है वो सड़ने लग जाती है और इसकी सतह पर काले काले सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। और इन धब्बों को जब आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं तो कुछ गोल सूक्ष्म संरचनाएं हमें दिखेंगी। ये संरचनाएं क्या हैं, कहाँ से आई हैं, ये इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप करते हैं, बगीचे से या किसी मैदान से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेते हैं और एक बीकर में डालते हैं, उसमें थोड़ा जल डालते हैं। जब मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे तो उसके बाद जल की एक बूंद लेंगे और स्लाइड पर रखेंगे। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका परीक्षण करेंगे, देखेंगे क्या दिखेगा। इसी तरह एक तालाब से कुछ जल की बूंद लेंगे, कांच के स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे और उसका परीक्षण करेंगे, क्या दिखेगा। हमें कुछ सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देंगे जब हम सूक्ष्मदर्शी के अंदर से इन्हें देखेंगे। तो इन प्रेक्षणों से क्या पता चलता है कि मिट्टी और पानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ता है। सूक्ष्म जीव को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, इनके चित्र नीचे दर्शाए भी गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जीवाणु के चित्र दर्शाए गए हैं और बताया भी गया है कि जीवाणु का आकार कैसा होता है। स्पाइरल, छड़नुमा आकार होता है जीवाणु का। इसी तरह शैवाल की बात करें तो शैवाल के लिए भी दिखाया गया है। ये शैवाल हैं, ये प्रोटोजोआ हैं। कवक के लिए बात करेंगे तो ये कवक के उदाहरण दिए गए हैं, ये कवक के लिए दिखाए गए हैं। तो ये इन सब को चित्रों में देखने के बाद हमें पता चलता है कि सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। एक और सूक्ष्म जीव भी होता है जिसे विषाणु बोलते हैं या वायरस भी कहते हैं। ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करता है। मतलब ये किसी पौधे या किसी जंतु की कोशिका में ही गुणन करता है। इसको भी चित्र में दर्शाया गया है, चित्र 2.5 में। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम है, फ्लू है या अधिकतर जो खांसी है, ये सब विषाणु द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु द्वारा ही होते हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में कक्षा 6 और 7वीं में आप पढ़ भी चुके हैं। अब सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीव जो हैं वो एक कोशिक होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, और कुछ बहुकोशिक होते हैं जैसे कि शैवाल और कवक।
ये कहीं भी रह सकते हैं, ठंडी जगह पे भी रह सकते हैं, गर्म जगह पे भी रह सकते हैं, मरुस्थल में भी रह सकते हैं, दलदल में भी पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं, किसी और जंतु के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर ही आश्रित रहते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जैसे अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो अकेला रहता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों की और बात करें कि सूक्ष्म जीव और हम क्या संबंध है हमारा, तो सूक्ष्म जीव जो हैं इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तो कुछ हानिकारक भी हैं, क्योंकि इनकी वजह से रोग उत्पन्न भी होते हैं। तो विस्तार में इनका अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीव अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक बनाने के लिए। और पुराने समय में सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता था। पर्यावरण को साफ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सब्जी के छिलके हैं, कोई जंतु अवशेष है, इन सब चीज़ों को जीवाणुओं द्वारा अपघटित किया जाता है, ख़त्म किया जाता है और इनसे हानि रहित पदार्थ बनते हैं। अगर हम स्मरण करें, याद करें कि जीवाणुओं का उपयोग जो है औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब दही और ब्रेड का बनना, कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं कि जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? हमने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि हमारी माँ क्या करती है, दूध में थोड़ी दही मिलाती है गुनगुने दूध के अंदर और उससे दही बन जाती है। हमें आश्चर्य हुआ हो कि ऐसा क्यों हुआ। दही में क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वो दूध के अंदर जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु जैसे कि पनीर, अचार और अन्य खाद्य पदार्थ इनके उत्पादन में भी सहायक है। रवा, इडली, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा या मैदा ले लिया और उसमें चीनी डालकर गर्म जल से मिलाते हैं उसको। इसमें थोड़ी मात्रा में ईस्ट पाउडर मिलाते हैं, फिर इसे गूंथते हैं और 2 घंटे तक इसको छोड़ देते हैं। फिर कुछ देर बाद देखेंगे कि हमें कुछ अलग ही स्थिति दिखेगी। हमें क्या दिखेगा कि मैदा जो है उसके अंदर खमीर उत्पन्न हो गया है। खमीर के द्वारा मैदा ऊपर उठ गई है। हमने जब गूथा था तो इस तरह था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया है। तो ईस्ट जो होता है वो बहुत जल्दी जनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। बेकिंग उद्योग जितने भी होते हैं उनमें ईस्ट के उपयोग का ये आधार है। जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं तो इन सब में ईस्ट काम करता है। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है? तो बहुत बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड ये सब बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। गेहूँ, चावल, फल या जो रस होते हैं उनके अंदर प्राकृतिक जो शर्करा होती है उसको ईस्ट जो है अल्कोहल और शराब में बदल देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक क्रियाकलाप करें, एक 500 ml का बीकर लें, इसको 3/4 भाग तक इसमें जल भर लेते हैं और 2-3 चम्मच इसमें चीनी घोल देते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर ईस्ट डालते हैं और 4-5 घंटों के लिए इसे किसी गर्म जगह पर ढक कर रख देते हैं। अब जब विलयन को सूंघ कर देखेंगे कि विलयन सूंघा तो कैसा है, तो ये जो गंध इसकी होगी वो अल्कोहल की गंध मिलेगी। जो चीनी थी वो अल्कोहल में परिवर्तित हो चुकी है। तो चीनी को अल्कोहल में
परिवर्तित करने की यह जो प्रक्रिया है इसको किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। किण्वन की खोज जो है लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने की थी 1857 में। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है या कोई प्रतिजैविक की गोली देता है या कैप्सूल देता है। तो इन सब का स्रोत भी सूक्ष्म जीव है। ये क्या करते हैं, जिन सूक्ष्म जीवों की वजह से बीमारी पैदा होती है उनको रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से बहुत अधिक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक और जीवाणु में से उत्पादित किया जाता है। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिससे अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। जो पशु आहार होते हैं उसमें भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक जो है उसका उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब आपने वैक्सीन के बारे में भी सुना होगा। टीका जो है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करेगा तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए। अतः जो मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसके अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। और ये जो प्रतिरक्षी होती है हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, जो कि रोग से हमें बचा के रखती है। जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार जो टीका या वैक्सीन होता है ये कार्य करता है। जैसे हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों के वैक्सीन द्वारा रोका जाता है। बचपन में आपको अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए जाते हैं और इन रोगों की आप सूची तैयार कर सकते हैं। अपने माता पिता की भी मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके आसपास के अस्पताल में लगाए जाते हैं। जैसे बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविज़न समाचार पत्रों में बताया जाता है कि पोलियो का टीकाकरण होगा, पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है। चेचक के विरुद्ध भी बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकतर भागों से चेचक खत्म हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि भी होती है। कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो हैं वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं और इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इससे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के चित्र दिखा रखे हैं नीले और हरे शैवाल द्वारा कि किस तरह नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्धिकरण करने का भी काम करते हैं। जैसे अपने विद्यालय के माली को हमने कई बार देखा होगा कि वो बगीचे से पत्तियाँ, फल, सब्जियाँ, कचरा इकट्ठा करके गड्ढे में डालता है। कुछ समय बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यह किस प्रकार होता है, जैसे क्रियाकलाप करते हैं। 2 गमले लेते हैं, प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर देते हैं और दोनों पर नाम लिख देते हैं और बी। ए के अंदर तो हम डालते हैं कचरा, पौधों का कचरा, और बी के अंदर पॉलीथीन की थैली, कांच, खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने, ये चीज़ें भर देते हैं और 3-4 सप्ताह बाद उनको देखते हैं तो दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देगा।
जो गमला ए है उसके अंदर तो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनका तो अपघटन हो चुका है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है उनका अपघटन कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में जो पोषक बनते हैं वो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। और जो गमला बी था उसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली थी, पॉलीथीन थी, थैली थी, कांच था, वो जैसे के तैसे मिलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं उन पर कोई क्रिया करके उन्हें खाद में परिवर्तन नहीं कर सकता। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं, जैसे सड़क पर कोई कुत्ता मर जाता है, बिल्ली मर जाती है, आप देखते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उस मृत जीव को अपघटित कर देते हैं, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, और ये जो सरल पदार्थ होते हैं ये हानिकारक होते हैं, दुर्गंध युक्त पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे पर्यावरण का शुद्धिकरण होता है। अभी तक हमने बात की थी कि किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं, तो किस तरीके से हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों में और जंतुओं में, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को भी प्रदूषित कर देते हैं। अब इनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव सांस के द्वारा या पीने वाले पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और संक्रमित व्यक्ति या किसी दूसरे जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीव के द्वारा ऐसे रोग जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या किसी भी संपर्क द्वारा फैलते हैं, तो इन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों का उदाहरण अगर बात करें, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति हमारे पास बैठता है, चीखता है, तो कुछ छोटी छोटी बूंदें जो हैं निकलती हैं, जिसके अंदर हजारों रोगकारक वायरस होते हैं। वो वायु में आ जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो वो वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो रोगकारक हमारे अंदर रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है, क्योंकि मक्खी कूड़े के ऊपर बैठती है या किसी भी अपशिष्ट जंतु पर बैठती है, और रोगाणु उसके शरीर से चिपक कर आ जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और उसे भोजन को हम खाएंगे तो हमारे बीमार पड़ने की संभावना होती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। जो मादा एनाफ्रीज मच्छर होता है, ये इसका एक उदाहरण है। मादा प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? जितने भी मच्छर हैं वो जल में उत्पन्न होते हैं, तो पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। जैसे कूलर, टायर या फूलदान इत्यादि कोई भी जगह हो, वहाँ पर जल को इकट्ठा ना होने दें। अपने आसपास के स्थानों को साफ़ सुथरा रखें, सूखा रखें, ताकि मच्छर वहाँ पैदा ना हो, और ऐसे उपाय करके हम अपने आप को मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ होने वाले सामान्य रोगों की बात करें, तो जैसे क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये इनके जो रोग कारक हैं वो जीवाणु, वायरस हैं। और इनके संचरण का तरीका क्या है? वायु के द्वारा या सीधे संपर्क या जल के माध्यम से।
और इससे बचाव का तरीका क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरे तरीके से जो व्यक्ति संक्रमित है उससे अलग रहना पड़ेगा, अपनी वस्तुओं को उससे अलग रखना पड़ेगा, उचित समय पर उसको टीकाकरण करवाना पड़ेगा। और उदाहरण के लिए जैसे बात करें, हैजा है, ये जीवाणु की वजह से होता है, जल या भोजन के माध्यम से होता है। टाइफाइड है, जो जीवाणु की वजह से होता है, जल या भोजन के माध्यम से होता है। इनसे बचने के लिए हमें स्वच्छ आदतों को अपनाना चाहिए और उबला हुआ पेयजल पीना चाहिए। भोजन जो है वो साफ ढका हुआ होना चाहिए। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मच्छर की वजह से होता है। मच्छरदानियों का प्रयोग करके, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करके, कीटनाशक का छिड़काव करवा के हम मच्छर के प्रजनन को रोक सकते हैं और जल को इकट्ठा ना होने दे तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। मनुष्य में कुछ जो सामान्य रोग हैं उनको फैलने या उनको रोकने के उपाय हमने पढ़े। अब बात करते हैं जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, बल्कि दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुरा एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में तो कमी आई जाती है या फसल नष्ट भी हो जाती है। कुछ रसायनों का उपयोग करके हम इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ पादप रोग, सूक्ष्म जीव, इनके फैलने का तरीका दिखाया गया है। नींबू कैंकर जीवाणु के माध्यम से फैलेगा, वायु इसके संचरण का तरीका है। गेहूं की रस जो है कवक की वजह से होगी, वायु एवं बीज की वजह से संचरण होगा इसका। भिंडी के अंदर भिंडी की पीच जो होती है वो वायरस की वजह से होगी और इसका संचरण का तरीका कीट होगा। बात करते हैं खाद्य विषाक्तता की, फूड पॉइजनिंग जिसे आम भाषा में कहा जाता है। कई बार हमने ऐसा देखा होगा कि हम कभी किसी पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जाके हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं और घर आने के बाद हमें उल्टी करनी पड़ती है। तो उल्टी जब हम करते हैं तो कई बार हमें ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो डॉक्टर हमें कहता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हुई है, खाद्य विषाक्तन के कारण ऐसी स्थिति हुई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा जो भोजन हम कर रहे हैं उसको संदूषित कर दिया जाता है और हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये भोजन को विषाक्त बना देता है, जहरीला बना देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण से मतलब है कि खाने को बचाया कैसे जाए, खाने की चीज़ों को बचाया कैसे जाए। जो पके हुए भोजन हम घरों में रखते हैं उनका हम परिरक्षण कैसे करें, बचा के कैसे रखें। हम जानते हैं कि अगर हम खुले में या नमी वाली जगह पर ब्रेड को रखते हैं तो उस पर कवक आक्रमण कर देती है, लेकिन उसी को अगर हम उठाकर फ्रीज़ के अंदर रख देते हैं तो नहीं करती। तो अलग अलग चीज़ों को बचाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के लिए बात करें, मान लीजिए हमने कुछ आम खरीदे और लेकिन कई दिनों तक उनको खाया नहीं तो वो सड़ जाएंगे और अगर वो सड़ जाएंगे तो वो हमारे खाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन आम का अचार देखते हैं हम कि वो बहुत पुराना होता है, उसके बावजूद भी वो खाने लायक होता है, वो ख़राब नहीं होता। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका परिरक्षण किया जाता है। सामान्य तरीकों की अगर हम बात करें तो परिरक्षण कैसे करते हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक उपाय की।
नमक या खाद्य तेल का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक सकते हैं हम। इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट ये सामान्य परिरक्षक हैं। जैम और स्क्वैश ये बनाने के लिए इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है। नमक द्वारा भी हम परिरक्षण कर सकते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी भी जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करती है। तेल एवं सिरके द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है। ये भी जैसे अचार है, अचार में तेल और सिरका जो है वो अचार को संदूषित होने से बचाते हैं, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जी, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण भी इसी विधि द्वारा करते हैं। गर्म और ठंडा करना। कई बार हमने देखा है कि हम दूध को उबाल कर रखते हैं, उबालने से उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भी सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते। जो थैलियों में दूध आता है वो खराब नहीं होता, यह दूध पाश्चरीकृत होता है। पाश्चरीकरण क्या है? जो पाश्चरीकृत दूध है उसको बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर उसको ठंडा करके भंडारण कर लेते हैं उसका। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया की खोज जो थी वो लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहा जाता है। भंडारण और पैकिंग। आजकल हम मेवे या सब्जियां या कोई भी चीज़ जो है जब सील करते हैं तो उसमें हम ऐसे पैकेटों में सील करते हैं जो वायु रोधी हो, वायु उनके अंदर ना जाए, जिससे सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा हो सके। बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। आपने कक्षा 6ठी और 7वीं में राइबोजियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्म्यू पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगर याद करें तो राइबोजियम लेग्म्यू पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा ये कैसे संभव है, तो इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। नाइट्रोजन चक्कर। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे और जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा दोबारा से प्रयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है।
जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक चित्र दर्शाया गया है। जैसे इस चित्र को अगर हम समझें तो हम बात करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो तड़ित द्वारा स्थिरीकरण होगा, या वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु और हरे नीले शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होगा। जीवाणु द्वारा जो स्थिर नाइट्रोजन होगा उसको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाएगा, उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में जब जीवों की मृत्यु होगी तो उससे नाइट्रोजन और कहाँ से आएगा, ये जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन होगी इसको पौधे अवशोषित कर लेंगे। अब पौधों को जंतुओं द्वारा खाया जाएगा तो उनके अंदर चली जाएगी। जब वो मर जाएंगे तो दोबारा से ये अपशिष्ट होकर मिट्टी में आ जाएंगी। और जीवाणु द्वारा भी जो नाइट्रोजन यौगिक है उसको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का एक चक्र चलता है जिसकी सहायता से नाइट्रोजन समान रहती है, पूरी की पूरी 78% हमारे वातावरण में बनी रहती है। धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।